लाइव कर दिया जी। चलिए आ जाइए। एक तो क्वेश्चन भेजा कीजिए तो अपना नाम पता लिख करके भेजा कीजिए, ऐसे हम जवाब नहीं देंगे, ठीक है। आज दे देते हैं, ऐसे नहीं देंगे, बिना नाम पता का रहेगा नहीं देंगे जवाब। डैश को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई आधार उल्लिखित नहीं है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, ए में, बी में है उपराष्ट्रपति, सी में है प्रधानमंत्री और डी में है लोकसभा अध्यक्ष। 4 है। एक तो इसका ऑप्शन गलत है, इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए राज्यपाल, और इस प्रश्न का सही उत्तर होता राज्यपाल। आपने ओवर कॉन्फिडेंस में ऑप्शन ए को चेंज कर दिया, तो बिना नाम पता का है। अगर यही ऑप्शन हो, ज्यादा बकर बकर मत करो, जिसका क्वेश्चन है उठ जाओ, क्वेश्चन को और भी स्पष्ट करना है तो ऐसे हो मत करो। हो करने से कुछ नहीं होता है। इसमें राष्ट्रपति को हटाने की चर्चा संविधान में है, अनुच्छेद 61 में है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की भी चर्चा है। प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता, वो भी है। और लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने को लेकर प्रावधान भी है। राज्यपाल अगर ऑप्शन में होता तो राज्यपाल इसका सही आंसर होता, तो इसका ऑप्शन ही आपका गलत है। समझ गए? एक बार फिर से आप अपना देख लीजिएगा, नाम पता के साथ भेजिएगा। आगे इसमें भी कोई नाम पता नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का अर्थ क्या है? आगे राज्यसभा पढ़िएगा तो वहां पर बताएंगे ना। देखिए, सीधे तौर पर आप इस बात को जानिए, वैसा चुनाव जिसमें आम जनता पार्टिसिपेट करता है वह प्रत्यक्ष चुनाव है। जैसे लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव है, विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करता है, अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव का अर्थ यह है कि इसमें आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करता है, बल्कि आम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं। हम आम जनता के द्वारा जो विधानसभा, राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुना जाता है, वही राज्य विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनने का काम करता है। मतलब आम जनता राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बल्कि हम आम जनता के द्वारा चुने हुए जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट करता है। इसका मतलब ये होता है, मतलब राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसका मतलब यही होता है। उसके अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब ये होता है। प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने का अर्थ क्या? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर देश में कोई प्रतिभा है, किसी का साहित्य के क्षेत्र में योगदान है, कला के क्षेत्र में योगदान है, विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा योगदान है किसी का, तो उन्हें, वो तो नेता है नहीं कि वो चुनाव लड़ करके लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाए, तो उनके प्रतिभा को सम्मान देने के लिए संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो उन्हें राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, ताकि वो अपनी प्रतिभा को संसद में भी रख सके। और संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत होती है, और देश की सबसे बड़ी पंचायत से पूरा का पूरा देश लाभान्वित होता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रतिभाशाली लोग तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, वो तो नेता होता नहीं है, तो उनके ज्ञान से देश की संसद भी अवगत हो, देश की सबसे बड़ी पंचायत अवगत हो उनकी प्रतिभा से, और उनकी प्रतिभा से संसद के जरिए देश के सभी लोग अवगत हो। इसी वजह से जो है संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से भी 12 लोगों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसका मतलब यही है। समझ गए? बिना नाम पता का था, आगे से भेजेगा नहीं देंगे जवाब। चलिए
तो आ जाइए। अब कल पढ़ाए थे और होमवर्क दिए थे, जो पढ़ाए थे होमवर्क दिए थे उसको हम बाद में पूछेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव हम आपको करवा रहे थे, और ऑब्जेक्टिव करवाने के साथ साथ चीजों को समझाते हुए हम आपको याद भी करवाते हुए जा रहे थे। अब आज के सेशन में चैप्टर नंबर 3 के लेवल 1 के प्रश्न को हम लोग देख चुके थे। आज के सेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 3 के लेवल 2 और लेवल 3, चैप्टर नंबर 3 के लेवल 2 और लेवल 3 के प्रश्नों को देखेंगे, करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद जो है पुनः हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आ जाइए, चैप्टर नंबर 3 के लेवल 2 के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आइए, आइए पहला प्रश्न है, भारत का संविधान लिखित है, हां या ना? है लिखित है ना? है लिखित। भारत का संविधान संरचना में संघीय है और भावना में एकात्मक है। भारत का संविधान संरचना में, यानी भारत के संविधान को जो लिखा गया है, यानी लिखित रूप में वह एक संघीय संविधान है, लेकिन उसकी जो भावना है, उसकी भावना का झुकाव एकात्मकता की ओर ज्यादा है। तो भारत का संविधान लिखित है और संघीय है, हां या ना? एकदम संरचना में संघीय है, लिखित रूप में ही तो वो संघीय है, तो ये तो होगा ही। लेकिन अब देखिए, गौर कीजिएगा, इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चीजों को डील करना रहता है। सीधे तौर पर कंसेप्ट पर हर प्रश्न को आप डील नहीं कर सकते हैं, कभी कभी ऑप्शन को भी आपको आधार बनाना रहता है। तो ऑप्शन देखिए किस अकॉर्डिंग है, ए और बी, बी और सी, ए और डी, बी और डी। तो इसका जो परफेक्ट उत्तर होना चाहिए ए और बी, ए और बी, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, भावना में एकात्मक है। यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम बार बार बोल रहे हैं, संरचना में संघीय है, संरचना में संघीय, संरचना में संघीय है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो संविधान है हमारा, उसमें केंद्रीय स्तर पर शासन प्रशासन कैसे होगा, उसका अलग विवरण है, उसका विवरण भाग 5 में है। और राज्य स्तर पर कैसे शासन प्रशासन होगा, उसका अलग विवरण है, और उसका अलग विवरण भारतीय संविधान के भाग 6 में है, भाग 6 में। इसी वजह से तो कहते हैं संरचना में संघीय है, लेकिन भावना में एकात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि विशेष परिस्थिति में, आपातकाल के दौरान सारी शक्ति केंद्र के पास चला जाता है, सारी शक्ति केंद्र के पास चला जाता है, केंद्र सर्वे सर्वा हो जाता है, सर्वाधिकार केंद्र के पास हो जाता है। उस स्थिति में सिर्फ केंद्र ही सभी प्रकार का निर्णय ले सकता है, इसी वजह से भावना में एकात्मक है। लेकिन संरचना के दृष्टिकोण से देखें तो संघीय है। तो यहां पर प्रश्न संरचना के दृष्टिकोण से पूछ रहा है, यानी लिखने के दृष्टिकोण से पूछ रहा है। भारत का संविधान जो एक लिखित संविधान है, उस दृष्टिकोण से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भारतीय संविधान जो लिखित संविधान है, क्या लिखित संविधान की संरचना एकात्मक थोड़े है? लिखित संविधान की संरचना संघीय है, संरचना संघीय है, भावना में एकात्मक है। तो इसी वजह से एकात्मक नहीं होगा, इस बात को अपने दिमाग में बैठाइए। संरचना के दृष्टिकोण से इस प्रश्न को पूछा जा रहा है, यानी संविधान के लिखित होने के दृष्टिकोण से इस प्रश्न को पूछा जा रहा है, ना कि भावना के दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है, ना कि भावना के दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है। कुछ दिमाग में जाने दे रहे हैं? तो एकात्मक नहीं होगा, यह बात कुछ जा रहा है दिमाग में, तो एकात्मक नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका जो उत्तर है ए और बी सही है, सी डी गलत है। परंपराओं पर आधारित है। हमारी परंपरा तो बहुत कुछ है, हमारी परंपरा का विवरण संविधान में थोड़े है, संविधान में परंपरा का विवरण नहीं है।
संविधान एक कानूनी दस्तावेज है। संविधान को परंपरा से कोई लेना देना नहीं है, भारतीय परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। आंसर ए होगा। देखिए काफी कंसेप्चुअल प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। और देखिए कौन परीक्षा में पूछा, बिहार पुलिस परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए। तो इसमें जो है विद्यार्थी कंफ्यूज होगा। विद्यार्थी कंफ्यूज इसलिए होगा, एगो लिखित है वो तो ठीक है, वो तो मारेगा वो, लेकिन संघीय और एकात्मक ये भी वो मारेगा, ABC तीनों को खोजेगा, समझ गए। तो इसमें ए और सी भी विद्यार्थी टिक कर सकता है, ए और बी भी टिक कर सकता है, समझिए। खैर ए और सी ऑप्शन में है ही नहीं, तो थोड़ा सा ऑप्शन जो है आसान बना दिया है। लेकिन अगर यहां पर ऑप्शन में ए और सी दे देता तो ये क्वेश्चन और भी ज्यादा टफ हो जाता, समझ गए। इसका टफनेस और भी ज्यादा बढ़ जाता, समझे। तो ए और बी होगा इसका उत्तर। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? देखिए भारतीय संविधान के बृहद होने के कई सारे कारण हैं। एक तो भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान कई देशों के संविधान को पढ़ा गया। जिस देश के संविधान के जो प्रावधान अच्छे लगे उसे भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया, एक कारण यह है। दूसरा यह है केंद्रीय स्तर पर शासन कैसे चलेगा उसका अलग विवरण है, राज्य स्तर पर शासन कैसे चलेगा उसका अलग विवरण है, स्थानीय स्तर पर शासन कैसे चलेगा उसका अलग विवरण है। हर स्तर पर शासन प्रणाली को लेकर के अलग अलग विवरण, अलग अलग संविधान, अलग अलग अनुच्छेद में दिए गए हैं। यह भी भारतीय संविधान के बड़ा होने का एक कारण है। और अगला कारण यह है कि संविधान सभा के अधिकतर सदस्य वकील, और वकील तिल को तार बना देता है, मतलब छोटा चीज को जो है बहुत लंबा चौड़ा बना देता है, बात को घुमा फिरा करके। यह भी एक कारण था कि भारत का संविधान इतना लंबा चौड़ा जो है आपको हो पाया। और जो हमारा देश है, बड़ा देश है, जनसंख्या इसकी काफी ज्यादा है, और देश में विविधता काफी ज्यादा अधिक है। विविधता के अधिक होने के वजह से कई सारे राज्यों को विशेष दर्जा देने हेतु भी भारतीय संविधान में अलग अलग अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। तो यह भी एक रीजन है जिस वजह से भारत का संविधान जो है इतना व्यापक हो पाया, इतना लंबा चौड़ा हो पाया। तो इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। हाँ, अनेक देशों के संविधानों के अनुभव समाविष्ट है, मतलब शामिल है, इसी वजह से यह बड़ा हुआ है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। हाँ, केंद्रीय स्तर पर अलग, राज्य स्तर पर अलग, स्थानीय स्तर पर अलग, हर स्तर पर अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था जो है, इस वजह से भी यह बड़ा हुआ है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। हाँ, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। देखिए जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान का अनुसरण संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार अर्थात मोदी सरकार भी करते हैं। मोदी सरकार भी संविधान के अनुरूप ही देश में शासन प्रशासन चलाते हैं। और किसी राज्य के भीतर जो राज्य की सरकार होती है, जैसे बिहार में नीतीश जी की सरकार है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, तो राज्य सरकार की अगर बात करेंगे तो राज्य सरकार भी भारतीय संविधान के अनुरूप ही उसी का अनुसरण करते हुए शासन प्रशासन को चलाने का काम करता है। तो यह भी एक रीजन है, समझ गए। तो यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, मतलब दोनों सरकार के लिए सिर्फ एक ही संविधान है। तो यह भी एक बड़ा होने का कारण है। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही व्याख्या को चुनिए। अभिकथन, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हां या ना? एकदम है। भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भारत की जनता को सरकार को चुनने का अधिकार है और सरकार को हटाने का अधिकार है। इसी वजह से भारत को हम लोग लोकतांत्रिक देश मानते हैं। भारत की जनता ने 2014 में कांग्रेस को चुना, तो 2014 से भारत की जनता ने 2014 में मोदी जी को चुना, तो 2014 से लेकर अभी तक मोदी जी का शासन है। उससे पहले भारत की जनता ने 2004 में कांग्रेस को चुना था, तो 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस का शासन रहा। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ऐसा हम लोग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भारत की जनता को सरकार को चुनने का अधिकार होता है। सरकार को चुनकर उसे सत्तासीन
और उसे सत्ता से हटाने, दोनों अधिकार भारत की जनता को है। यही वजह है कि हम लोग भारत को लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें कोई शक आपको नहीं होना चाहिए। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यही रीजन है कि आम जनता को इतना अधिकार है, नहीं तो आम जनता को इतना अधिकार थोड़े होता। और आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि आप भारत में हैं। भारत में जितना अधिकार आम जनता को है उतना अन्य देशों में नहीं है। अमेरिका जैसे देशों को अगर छोड़ दिया जाए, ब्रिटेन जैसे देशों को अगर छोड़ दिया जाए, तो उसके अलावे अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों के बाद भारत का ही स्थान आता है अपनी जनता को अधिकार देने में। समझ गए? भारत का अपना एक संविधान है। हाँ, भारत का अपना एक संविधान है, सही बात है। और भारतीय संविधान के अनुसार ही देश में शासन प्रशासन चलाए जाते हैं। तो भारत का तो अपना संविधान है ही, यह भी सही है। सही दोनों है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कनेक्ट करता है? नहीं करता है। तो मतलब व्याख्या कैसे हो जाएगा? सही दोनों है, लेकिन दोनों एक दूसरे का व्याख्या नहीं है। बी होगा, बी होगा। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन स्टेटमेंटों में से हम लोगों को देखना है कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको सही है। यह कई संविधानों का मिश्रण है, यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया है, यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित है। उत्तर क्या होगा? ए होगा न हो? यह कई संविधानों का मिश्रण है, क्योंकि हमारे संविधान में अमेरिका से भी कुछ प्रावधान लिए गए हैं, आयरलैंड से भी कुछ प्रावधान लिए गए हैं, अमेरिका से भी कुछ प्रावधान लिए गए हैं, जर्मनी से भी कुछ प्रावधान लिए गए हैं, फ्रांस से भी कुछ प्रावधान लिए गए हैं। तो इसी वजह से हम लोग यह कह सकते हैं कि यह कई संविधानों का मिश्रण है। ठीक है। अमेरिका से कौन कौन प्रावधान लिया गया? क्या? जोर से बोलिए ना। न्यायपालिका की आजादी, हाँ ठीक है। क्या? जुडिशियल रिव्यू, हाँ ठीक है। क्या? वो कहां से लिया गया? वो अमेरिका से थोड़े लिया गया। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? और भी कुछ लिया गया, तो बोलिए ना। कैसे होगा? ऑप्शन ना है। लड़की है, खड़ी होइए, खड़ी होइए उधर उधर। हाँ, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? जोर से बोलिए। हाँ हाँ, एकदम बोझ सब है पृथ्वी पर का। पढ़ती उड़ती नहीं है जी। मरोड़ देंगे गला, मर जाइएगा, समझे? चल जाइएगा बंगाल की खाड़ी में। बैठिए, आइए। ए होगा इसका उत्तर, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? ब्रिटिश संविधान पर पूरी तरीका से आधारित थोड़े है, 1935 पर केवल आधारित थोड़े है, कनाडा पर पूरी तरह से आधारित थोड़े है। नहीं, आंसर ए होगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। हां, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है, सही है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, क्योंकि भारत के निर्णय लेने में किसी भी दूसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसी वजह से भारत को हम लोग संप्रभुत्व संपन्न राज्य कह सकते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, वही बात है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। हां, कौन सा कथन सही? 1 2 3 4 सब। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। हां, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक, बल्कि दोनों का मिश्रण है। समझ गए? कुछ संघात्मक प्रावधान है, कुछ एकात्मक प्रावधान है, दोनों का मिश्रण है। यही वजह है कि भारतीय संविधान को हम लोग अर्ध संघात्मक भी मान करके चल सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। हां, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था है, सही बात है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। हां, अनुच्छेद 124 को पढ़िए। अनुच्छेद 124 यह कहता भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो स्वतंत्र होगा। तो है भारतीय संविधान ये प्रावधान करता है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। हां, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 14 को अगर आप पढ़ेंगे तो विधि के शासन की बात करता है। तो यह भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। एक कठोर संविधान वह है, देखिए आप याद कीजिए, जब हम आपको भारतीय संविधान की विशेषता बतलाए थे तो वहां पर हम आपको क्या बतलाए थे? वहां पर हम आपको यह बात बतलाए थे कि वैसे संविधान जिसमें संशोधन साधारण प्रक्रिया से होता है, सामान्य प्रक्रिया से होता है, वो लचीला संविधान है। और वैसे संविधान जिसमें संशोधन विशेष प्रक्रिया से होता है या विशेष बहुमत से होता है, जिसमें संशोधन करना थोड़ा टफ हो, वह आपको कठोर संविधान कहलाता है। जैसे अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है, क्योंकि उसमें सामान्य प्रक्रिया से संशोधन नहीं होता है, बल्कि विशेष बहुमत से संशोधन होता है। तो इसी वजह से अमेरिका का संविधान कठोर संविधान माना जाता है। तो कठोर संविधान की अगर हम बात करें तो कठोर संविधान उस संविधान को माना जाता है जिसमें संशोधन सामान्य कानूनी प्रक्रिया से नहीं, बल्कि उससे भिन्न या अलग हटकर होती है या विशेष बहुमत से होती है। उसी संविधान को कठोर संविधान माना जाता है। तो जिसे संशोधित ना किया जा सके, जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा सके, जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके, यही इसका सही उत्तर होगा, सी। जिसे सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया की विधि से भिन्न अलग विधि से संशोधन किया जाए, वही कठोर संविधान होता है। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें कौन सा गलत है? समानता एकात्मक, संविधान की नम्यता का ना होना, संविधान की नम्यता का ना होना। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें कौन सी विशेषता सही है? द्वैध शासन, द्वैध शासन, केंद्र स्तर पर अलग शासन और राज्य स्तर पर अलग शासन। भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है, क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, वो है भारत की नागरिकता। हां, आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। हां, संसद राज्य के क्षेत्रों का पुनर्वितरण कर सकती है। हां,
ये तमाम रीजन है जिस वजह से भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? न्यायिक समीक्षा किया है, मौलिक अधिकार किया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि किया है, यह भी किया है। आंसर हो जाएगा डी, ए, बी और सी। ये तीनों ऐसे प्रावधान है जिसे संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में लिया है। समझ गए? और एक बात जानिए, राष्ट्रपति को जो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है वो प्रावधान भी अमेरिका से ही लिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो हटाया जाता है वो प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। सही है, आंसर हो जाएगा डी, ए, बी एवं सी तीनों। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी संविधान की विशेषता है। अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, बल्कि अमेरिकी संविधान की विशेषता है। बाद बाकी संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार, यह सब भारतीय संविधान की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? एक ही नागरिकता नहीं, एक ही नागरिकता नहीं। भारत में एक नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता, तो नहीं होगा। संविधान की 3 सूची, ये भी नहीं। भारतीय संविधान में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लेकिन अमेरिकी संविधान में सिर्फ 2 सूची है, एक है संघ सूची और दूसरा है राज्य सूची। अमेरिकी संविधान में मात्र 2 सूची है, एक है संघ सूची और दूसरा है राज्य सूची। तो इसको लेकर भी दोनों में समानता नहीं। न्यायपालिका की द्वैधता नहीं। भारतीय न्यायपालिका एकहरी और एकीकृत है। भारतीय न्यायपालिका एकहरी और एकीकृत है, लेकिन अमेरिका में न्यायपालिका की द्वैधता देखने को मिलती है, तो इसमें भी नहीं। तो बच कौन रहा है? डी। तो आंसर हो जाएगा डी। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, आंसर होगा डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राज्य के नीति निर्देशक तक, आयरलैंड। मूल अधिकार, अमेरिका। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, कनाडा। 3, 5, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2। विधि का शासन, विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये लिया गया है कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, अधिक शक्ति निहित है, ये लिया गया है आपको ऑस्ट्रेलिया, यानी समवर्ती सूची को लेकर के ऑस्ट्रेलिया। आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। मूल अधिकार, अमेरिका। शासन की संसदीय प्रणाली, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। आपात उपबंध, जर्मनी। राज्य के नीति निर्देशक, 2, 1, 4, 3, सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। हां, सही है। यही स्टेटमेंट जो है आपको सही है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि, यानी भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, दोनों में समानता भी है और दोनों में असमानता भी है। तो दोनों में असमानता किस बात को लेकर के यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है? पहला,
वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। इसको लेकर तो दोनों देशों की संसदीय शासन प्रणाली में समानता है, भिन्नता नहीं है या अंतर नहीं है। इसको लेकर के दोनों देशों की संसदीय शासन प्रणाली में समानता है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि भारत में आप देखेंगे कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख या नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। वैसे ही ब्रिटेन में देखेंगे कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख वहां के राजा रानी होते हैं और वास्तविक प्रमुख वहां के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका दोनों देशों में है। इसी वजह से इसको लेकर तो दोनों देशों में समानता है, जबकि भिन्नता को खोजना है, अंतर को खोजना है, तो ये नहीं होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, हां, जैसे भारत की जो सरकार होती है वह सामूहिक तौर पर लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होती है, उसी प्रकार से ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में ब्रिटेन की जो सरकार होती है वह हाउस ऑफ कॉमन के प्रति उत्तरदायी होता है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व को लेकर भी दोनों देशों की संसदीय शासन प्रणाली में समानता है, ना कि अंतर है। द्विसदनीय विधायिका, भारत में भी संसद का 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और ब्रिटेन में भी संसद का 2 सदन है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। इसको लेकर भी दोनों देशों की संसदीय शासन प्रणाली में समानता है। जब एबीसी तीनों प्रावधानों को लेकर दोनों देशों की संसदीय शासन प्रणाली में समानता है, तो अंतर है आपको डी को लेकर, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली को लेकर। अगर न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली यानी जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान है, लेकिन ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई प्रावधान नहीं है। और भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। तो न्यायिक पुनर्विलोकन को लेकर के ब्रिटेन और भारत दोनों देशों की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर है। न्यायिक पुनर्विलोकन को लेकर के दोनों देशों की संसदीय शासन प्रणाली में क्या है? अंतर है। समझ गए? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि आपसे अंतर पूछा जा रहा था। हे आ जाइए, आ जाइए। हाँ, बुखार है, छुइए तो है, जाइए। ऊपर में पढ़वे नहीं किया, नीचे में पढ़िएगा। बारे बहादुर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। समझे हैं हो? हाँ, सब समझने वाला ही क्वेश्चन है लेवल 2 और लेवल 3 में। याद करने वाला कुछ है ये नहीं, इसी वजह से याद नहीं कर पा रहे हैं। आप ही मत सोचिएगा कि याद नहीं कर पा रहे, याद करने वाला कुछ है ये नहीं है। इसको समझ करके आपको याद रखना पड़ेगा। समझ गए? निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होता है, इसी से यह विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का वितरण नहीं हुआ है? हुआ है। संघ सूची, राज्य सूची का प्रावधान कौन चीज के लिए किया गया है? संघ सूची, भारतीय संविधान में संघ सूची है, राज्य सूची है। संघ सूची में जो विषय है उस पर कानून केंद्र सरकार बनाता है या भारत की संसद बनाती है? राज्य सूची में जो विषय है उस पर कानून राज्य सरकार या राज्य का विधानमंडल बनाती है। यही तो शक्ति का विभाजन है। शक्ति का विभाजन भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची के माध्यम से किया गया है। यही वजह तो है जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो आंसर होगा डी। रिपीटेड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है? हां, अर्धसंघात्मक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान ना तो पूरी तरीका से संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। इसी वजह से इसे अर्धसंघात्मक संविधान कहा जाता है। तो 1 और 2 दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। आंसर हो जाएगा ए। आगे, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, हां। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, हां। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, हां। भारत की जनता जिसको चुनेगा वो शासन करेगा, जिसको नहीं चुनेगा वो शासन नहीं करेगा।
यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है? नहीं, एकीकृत शक्ति का प्रावधान थोड़े करती है। अगर एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती तो सिर्फ मोदी जी रहते, नीतीश जी, ममता दीदी, योगी आदित्यनाथ, ये सब लोग नहीं रहते। लेकिन ये लोग भी तो अस्तित्व में है, तो ये नहीं होगा। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। विशेष परिस्थिति में केंद्र के पास सब शक्ति चला जाता, वो अलग बात है। विशेष परिस्थिति में केंद्र के पास शक्ति सब चल जाता, वो अलग चीज है। लेकिन प्रावधान तो एकीकृत को लेकर के नहीं करता है। समझ गए? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? सत्तावादी सरकार। सत्तावादी सरकार यह भारतीय लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। हां, की है, शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। सही दोनों है, लेकिन व्याख्या नहीं है। आंसर बी होगा। निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की आधारभूत तत्व है? एकल कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की आधारभूत तत्व है। आगे आइए। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? गणतंत्र को अगर आप समझते होंगे तो ऑप्शन देख करके जो है, गणतंत्र क्या है, गणतंत्र का अर्थ क्या है, अगर आप इसको समझते हैं तो इसके आंसर को आप आराम से टिक कर सकते हैं। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है, ये तो अवधारणा है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित है, यह भी अवधारणा है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, यह नहीं है। आंसर सी। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसी वजह से भारत की प्रणाली को संसदीय प्रणाली की सरकार कहा जाता है। और आगे जब आप पढ़िएगा ना, ठीक है, आगे जब आप पढ़िएगा तो और भी ये सब चीज थोड़ा सा स्पष्ट होगा। जहां पर जो पढ़ाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, वहां पर हम आपको दिशा निर्दिष्ट कर देंगे कि यहां पर और भी बहुत कुछ चीजों को आपको समझना है। लेकिन जब आगे पॉलिटी को पढ़ेंगे तब आपको और भी समझ में आएगा। कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी राज, यह भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। सीमित सरकार और संवैधानिक सरकार का अर्थ सीमित सरकार इसलिए होता है क्योंकि संविधान ने सरकार को जितना अधिकार दिया है उस सीमित दायरा में ही सरकार काम करती है, तो उसी को संवैधानिक सरकार माना जाता है। संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। किसी को भी जो प्राधिकार प्राप्त होता है वह भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, राष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, सबको अधिकार प्राप्त होता है। प्राधिकार का मतलब अधिकार, सबको अधिकार प्राप्त होता है भारत के संविधान से। तो क्वेश्चन यह है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अधिकार कहां से प्राप्त होता है? भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह स्टेटमेंट केसी वियर का है और काफी अच्छा स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। समझ गए? तो भारतीय संविधान के विषय में किसने यह कहा है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? केसी वियर। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, किसने कहा?
भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, किसने कहा? केसी व्हीयर। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। देखिए, भारत सरकार या मोदी सरकार, मोदी सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है। कैसे मोदी सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है? मोदी सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है इसलिए कह सकते हैं, संसद के अंतर्गत दो सदन है, एक है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो संसद के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा दोनों है। मोदी सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मोदी सरकार को लोकसभा में बहुमत है तो मोदी सरकार अस्तित्व में रहेगा। जिस रोज मोदी सरकार को लोकसभा में बहुमत खत्म हो जाएगा उस रोज मोदी सरकार को हटना होगा, उस रोज मोदी जी को पद से हटना होगा। तो मोदी जी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा संसद है एक प्रकार का, लोकसभा संसद के अंतर्गत आता है, तो सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी मोदी सरकार लोकसभा के प्रति अर्थात संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगर मोदी सरकार को हटाना भी है तो उसको हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, अर्थात भारतीय संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और अगर अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा तो फिर मोदी जी को जो है पद से हटना होगा। तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जाती है। याद रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए। और इस प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे भी गए हैं आपके बिहार एसआई परीक्षा में 1275 प्रीलिम्स पहला सीटिंग में इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे गए हैं। इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सही नहीं है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हाँ। संसदीय पद्धति की सरकार है, हाँ। संघीय नीति है, हाँ। राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है, नहीं। भारत में राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है अमेरिका में। कहां है? अमेरिका में। आगे, अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? अमेरिका में हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? अमेरिका। निम्न में कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, यह संघीय लक्षण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, यह भी संघीय लक्षण है। एकहरी नागरिकता, यह संघीय लक्षण नहीं है। एकहरी नागरिकता एकात्मक लक्षण है। एकहरी नागरिकता एकात्मक लक्षण है। तो भारत के संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें संघात्मक एकात्मक दोनों प्रकार के लक्षण देखने को मिलेंगे। तो एकहरी नागरिकता को लेकर भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है, जो संघीय लक्षण की विशेषता नहीं है बल्कि एकात्मक लक्षण की विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, यह संघीय लक्षण की विशेषता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, एकहरी नागरिकता। निम्नलिखित में कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? एकहरी नागरिकता किस प्रकार की शासन प्रणाली का लक्षण है? एकात्मक। किसका है? एकात्मक। यही सब तो रीजन है कि भारतीय संविधान
को ना तो पूरी तरीका से आप संघात्मक कह सकते हैं और ना ही एकात्मक कह सकते हैं, बल्कि अर्ध संघात्मक कह सकते हैं। अर्ध संघात्मक कह सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों गुण है, संघात्मक एकात्मक दोनों गुण है। जैसे ये सब संघात्मक गुण है भारतीय संविधान के, ये एकात्मक गुण है भारतीय संविधान के। तो अब ये बात आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक हम लोग क्यों कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण याद रख लीजिएगा। शक्तियों का पृथक्करण उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। तो किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत कौन करता है? किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत कौन करता है? शक्तियों का पृथक्करण। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? यह रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। कैसे, समझिएगा। देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। आईएएस प्री 2015 2017 दोनों में पूछा है। देखिए, कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं। ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद विधानमंडल या विधायिका की अगर हम लोग बात करें तो विधानमंडल या विधायिका के अंतर्गत आता है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विधानमंडल या विधायिका के अंतर्गत आता है लोकसभा और राज्यसभा। मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे लोग लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी बने रहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी बने रहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी बने रहते हैं। कैसे? तो एक बात बताइए, अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो राष्ट्रपति को पद से महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। और महाभियोग प्रक्रिया लगाता कौन है? तो महाभियोग प्रक्रिया इस पर लगाता है लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा लगाता है। तो राष्ट्रपति को भी इस बात का डर होता है। राष्ट्रपति भले ही भारत के संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन राष्ट्रपति को भी पद से हटाने का काम विधायिका कर सकता है। तो इसी वजह से यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, ये हम कह सकते हैं। फिर प्रधानमंत्री को अगर पद से हटाना हो तो उसको पद से हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और किसी भी प्रधानमंत्री को लेकर यह कहा जाता है कि कोई भी प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। तो इस रूप में भी आप कह सकते हैं कि कार्यपालिका के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री आते हैं वह विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। समझ गए? तो संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। तो संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? क्या है? आगे, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है। विधायिका का, लोकसभा राज्यसभा का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पर नियंत्रण रहता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है बताइएगा? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, ये आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। हाँ, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफी होती है। हाँ, संभावना बनी रहती है, भले हारे नहीं हारे, लेकिन सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। हाँ, 1 2 3। कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।
लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। द्विसदनात्मक व्यवस्था किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है? संसदीय शासन प्रणाली का सबसे आवश्यक तत्व है द्विसदनात्मक व्यवस्था। संसदीय शासन प्रणाली का सबसे आवश्यक तत्व है द्विसदनात्मक व्यवस्था। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच है। शक्तियों का बंटवारा है, शक्ति का पृथक्करण नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व नहीं है। लिखित संविधान है 1, 3 और 5। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, यह तो भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यह संघीय विशेषता नहीं है बल्कि यह एकात्मक विशेषता है। यह संघीय विशेषता नहीं है बल्कि एकात्मक विशेषता है। तो आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? संघीय व्यवस्था की विशेषता, एकात्मक व्यवस्था की विशेषता, दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, परिसंघ व्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय संविधान में दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था दोनों विशेषता को शामिल किया गया है। 47 सी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? सामंतशाही को प्रोत्साहन, यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है? संघवाद। राजनीतिक व्यवस्था की विधि संघवाद है जो अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? संघवाद। संघवाद। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के स्तर को संदर्भित करता है? संघवाद। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संविधान की सर्वोच्चता। हां, यानी क्वेश्चन यह है कि अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। संविधान की सर्वोच्चता ली गई है, मौलिक अधिकार लिया गया है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन यह भी लिया गया है। आंसर हो जाएगा डी। डी। किसने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है? बी आर अम्बेडकर ने कहा है। बी आर अम्बेडकर ने कहा है। बी आर अम्बेडकर। एबर्ट जेनिंग्स दिया हुआ है क्या? बी आर अम्बेडकर होगा उत्तर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। हां। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां हैं? नहीं, 24 तिलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है 2:3। समझ गए? लंबाई 3 और चौड़ाई 2। तो कौन सा सही है? केवल 1। आंसर बी। राष्ट्रीय पांचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पांचांग विक्रम संवत पर आधारित है? नहीं, भारतीय राष्ट्रीय पांचांग शक संवत पर आधारित है। कौन संवत? शक संवत। राष्ट्रीय पांचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया है? नहीं, राष्ट्रीय पांचांग को 22 मार्च 1957।
राष्ट्रीय पांचांग को अपनाया गया है 22 मार्च 1957। कौन सा सही है? ना तो एक ना ही दो, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। आगे आइए, लेवल 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। हाँ, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। केवल 2 सही है। संवैधानिक सरकार का आशय है, संवैधानिक सरकार का आशय है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, यानी बंधा हुआ हो। तीन नंबर है, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। हाँ है। विविधताओं के समंजन से एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। सही है, समझ गए। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। आंसर सी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। हाँ। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य है। हाँ। लोकतांत्रिक समाज है। हाँ। कल्याणकारी राज्य है। हाँ। आंसर हो जाएगा डी। डी। आगे आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में सही माना जाएगा? विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में सही माना जाएगा। विधि के शासन, शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समानता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये विधि के शासन का सिद्धांत नहीं है। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, 1, 2 और 4। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में कौन सा या से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। हाँ, मतलब जो मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री लोग हैं वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होता है। हाँ, अगर नहीं है तो उसे बनना पड़ता है। तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और मंत्रिमंडल का सदस्य वही बन सकता है जो संसद का सदस्य है। अगर नहीं है तो मंत्री बनने के 6 माह के भीतर तो उसे संसद का सदस्य बनना ही पड़ेगा। तो मतलब मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, होना पड़ता है। सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। हाँ, लोकसभा का बहुमत प्राप्त है तो बने रहेंगे, बहुमत खत्म नहीं बने रहेंगे। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है? नहीं, राज्य का अध्यक्ष, भारत राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, भारत राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता है। राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, दोनों अलग अलग होता है। तो ये गलत है। तो कौन कौन सा सही है? ए, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। हाँ, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। हाँ, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। हाँ, उपर्युक्त सभी कथन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। नहीं है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 1 जब पढ़ाए थे तो हम आपको समझाए थे, कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है। सही है। ये अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। गलत बात है। अलग होने का अधिकार ही नहीं है तो वकालत कौन चीज का करेगा? गलत है ये। तो कौन सा सही है? केवल 1, केवल 1।
नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। हां, कहा जाता है, सही बात है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। हाँ है, समझ गए, सही दोनों है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। दोनों स्टेटमेंट को एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, तो व्याख्या नहीं करता है। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका उत्तर होगा ए। 12, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है। हां, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। हां, देखिए ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो विधि निर्माण को लेकर सर्वोपरि है, लेकिन भारत की संसद विधि का निर्माण करती है, लेकिन उसका सीमा सीमित है, क्योंकि भारत की संसद संविधान के मूल ढांचा में जो प्रावधान है उसको लेकर के किसी प्रकार का कोई विधि नहीं बना सकता है। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ठीक है, भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से अपनाया है, लेकिन जो है ब्रिटेन में संसद को ज्यादा अधिकार है, भारत में थोड़ा कम अधिकार है। वही बात है, सही है, सीमा है भारत में। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जा सकते हैं। हाँ, न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, तो भेजा जा सकता है, सही बात है, दोनों सही है। 13, निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारा। चलिए आ जाइए, तो देखिए इस चैप्टर के विषय में हम कहना चाह रहे हैं कि इस चैप्टर का रिलेशन कई सारे चैप्टरों से है। इस चैप्टर का रिलेशन राष्ट्रपति से है, लोकसभा से है, राज्यसभा से है, और भी कई चैप्टरों से इस चैप्टर का रिलेशन है। तो आप राष्ट्रपति ना पढ़े हैं, लोकसभा ना पढ़े हैं, राज्यसभा ना पढ़े हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा जो है आपको चीज समझ में कम आया होगा। लेकिन अगर आप लेक्चर ध्यान से सुने होंगे और थोड़ा सा थिंकिंग क्रिएचर के होंगे तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। परंतु फिर भी आगे जब आप बढ़ेंगे पॉलिटी में, आगे आप मौलिक अधिकार को समझेंगे। मौलिक अधिकार से भी बहुत सारे प्रश्नों का संबंध था यहां पर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से बहुत सारे प्रश्नों का संबंध था यहां पर, जिसको कि आपने नहीं पढ़ा है। तो इन चीजों को जब आप पढ़ेंगे तो ये सब बात और भी स्पष्ट होगा। समझिए, ये सब बात और भी आपको स्पष्ट होगा। और आगे जब पॉलिटी खत्म हो जाएगा और समय अगर रहेगा तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को एक बार फिर से विस्तार पूर्वक पूरा पॉलिटी पढ़ने के बाद, जानते ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का हर बात आपको तब समझ में आएगा जब आपको पूरे पॉलिटी का समग्रता से नॉलेज होगा। तो हम तो समझ पा रहे हैं क्योंकि हम तो पूरा पॉलिटी पढ़ाए हैं, पढ़े हैं। तो इसमें थोड़ा सा ट्रबल जो है आपको हुआ होगा, खैर उससे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आगे पूरे पॉलिटी को हम पढ़ाएंगे, फिर दोबारा जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम डील करेंगे। लेकिन तब तक के लिए फिलहाल आंसर आप याद रखिएगा, समझ गए। और आप अगर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो आप जो संविधान की विशेषता को पढ़ाए थे उस लेक्चर को एक बार और ध्यान से सुनिएगा, तब पर भी आपको यह चैप्टर समझ में आ जाएगा, समझ गए। तो अब आइए चैप्टर नंबर 4, 3 चैप्टर खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 4 जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना होगा, इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो आइए पलटिए, पलट लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित? अमेरिका। कल भी इस क्वेश्चन को हम डिस्कस किए थे, रिपीटेड क्वेश्चन है।
तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित? कौन देश से? अमेरिका। भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 और संविधान सभा ने स्वीकार किया 22 जनवरी 1900। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? आए? कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया? संविधान की प्रस्तावना में। प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग से। संविधान के उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया? मूल संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। इस शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1976। तो संविधान के उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया? 1900। संविधान के उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया? 1976। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया और राष्ट्र की एकता शब्द को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया? 42वां होगा? होगा ना जी? समझाने का जरूरत नहीं ना है? समझ रहे हैं ना? हाँ, ध्यान से लेक्चर सुनिएगा तो समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्वेश्चन आंसर में। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में। किसमें? उद्देशिका में। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है? भारत के संविधान के निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर यह कहा है कि यह हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है? कौन कहा है? के.एम. मुंशी। आप याद कीजिए, जब प्रस्तावना पढ़ाए थे तो प्रस्तावना को लेकर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग विचार था, लेकिन हम आपको दो विद्वान का विचार स्पेशली कहे थे याद रखने को लेकर। और जो दो विद्वान का विचार स्पेशली हम आपको कहे थे याद रखने के लिए, एक के.एम. मुंशी और दूसरा सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। के.एम. मुंशी ने तो प्रस्तावना को लेकर यह कहा है कि यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली है या भविष्य फल है। वही सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को लेकर यह कहा है कि यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे, आस्क्ड क्वेश्चन में देखेंगे, तो यही दोनों विद्वान का स्टेटमेंट पूछा गया है मूल तौर पर। देखिए यहां पर ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझिएगा। आंसर के.एम. मुंशी होगा। तो प्रस्तावना को लेकर किसने यह कहा है कि यह हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है? के.एम. मुंशी। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांत और दर्शन को निर्धारित करता है क्या कहलाती है? प्रस्तावना। क्या कहलाती है? एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांत और दर्शन को निर्धारित करती है क्या कहलाती है? संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती? संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती? प्रस्तावना में।
संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता? प्रस्तावना। संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? कौन दर्शाता है? प्रस्तावना। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? आए? संविधान सभा कि भारत की आम जनता? आए? प्रस्तावना की शुरुआत कौन चीज से होती है? और अंत अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस अकॉर्डिंग जाएंगे तो भारत की जनता ही न होगा, भारत की जनता। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारत की जनता। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किससे आरंभ होती है? भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। क्या कहलाता है? उद्देशिका। यहीं पर यह होता कि B.R. अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तब उत्तर हो जाता संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यहीं पर यह होता ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तब हो जाता राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व। समझ गए? लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो संविधान की आत्मा उद्देशिका को मानकर चलना पड़ेगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव किसमें निहित है? किसमें निहित है? भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है? भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है? प्रस्तावना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द डैश का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। गणराज। गणराज। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। प्रस्तावना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए।
42वां संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? अखंडता। अखंडता शब्द प्रस्तावना में 1975 में नहीं था। अखंडता शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, 1976 के तहत जोड़ा गया है। तो 1975 के बाद इसे जोड़ा गया है 1976 में। 1975 में यह शब्द नहीं था। भारत के संदर्भ में निम्न में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया? एक बार, और वह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। भारत के संदर्भ में निम्न में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? B.R. अम्बेडकर ने। B.R. अम्बेडकर ने। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि यहां पर सभी धर्म के लोग रहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है? उदारवादी। उदारवादी शब्द है। देखिए, प्रस्तावना जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम आपको बताए थे कौन शब्द प्रस्तावना में है और कौन शब्द प्रस्तावना में नहीं है। इसको याद रखना है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन शब्द प्रस्तावना में है और कौन शब्द प्रस्तावना में नहीं है, पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। उन्नीस सौ 73 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। बेरुवारीवाद 1960 में यह कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, और केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। देश के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया। संविधान संशोधन के जरिए, और संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 368। निम्नांकित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करें। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यही सही स्टेटमेंट है। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार। ए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? फ्रांस की क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? केशवानंद भारतीवाद। चलिए, लेवल 1 खत्म हो गया, समझ गए। लेवल 2 अगले क्लास में करेंगे, अभी क्वेश्चन पूछेंगे। आ जाइए। ऊपर से अगर कोई 10 लड़का यह चाहता है कि वो पढ़ाकू है
उसका रिजल्ट हो सकता है, और पढ़ के आया है तो आ जाइए नीचे। और इस साइड लड़की में अगर किसी को लगता है कि उसको याद है तो आप खड़ा हो जाइए अपने मन से। अगर किसी को लगता है वो पढ़ाकू है, उनसे प्रश्न पूछा जाना चाहिए और उनका रिजल्ट हो सकता है, खड़ा हो जाइए अपने मन से। हम तो खड़ा करबे करते हैं डेली। खड़ा हो जाइए, जिनको मन है वो खड़ा होइए, ऐसे नहीं। जिनको लगता है और जो पढ़ के आई हैं। देखिए, इसको कहा जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और आप लोग में सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस का कुछ नहीं हो सकता। बायोलॉजी दीजिए। चैप्टर नंबर 9 जो अभी चल रहा है, जो पढ़ाए हैं वो पूछेंगे, और कल चैप्टर नंबर 3 का जो 80 क्वेश्चन दिए थे वो पूछेंगे। देखिए, 10 लड़का को बोला है, मात्र 2 गो आया है। देखिए, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस का कितना ज्यादा कमी है। कहां तक पढ़ाया गया है? वाष्पोत्सर्जन पढ़ा दिया गया है ना? आपसे तो कल पूछे थे जी, आप बैठिए, आपसे कल पूछे थे। ध्यान से जवाब दीजिएगा। पौधों के सभी भागों में भोजन का निर्माण अर्थात प्रकाश संश्लेषण होता है या नहीं होता है? पौधों के सभी भागों में प्रकाश संश्लेषण होता है? नहीं होता। सब भाग में थोड़े होता है, सब भाग में नहीं होता है। पढ़ा लिखा कीजिए, बैठ जाइए। पौधों को अपनी समुचित वृद्धि हेतु कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? आप लोग काहे हल्ला कर रहे हैं? सम्मिलित रूप से पूछते हैं ना, तब ना जवाब दीजिएगा। 17, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्यतः कब होता है? मुख्यतः कब होती है? दिन में या रात में? कब है? मुख्यतः दिन में। ठीक, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप है, हल्ला मत कीजिए, शांत रहिए। बहुत हल्ला करते हैं आप लोग। मानव शरीर में परिवहन हो गया है? हो रहा है? हृदय खत्म है? मानव का हृदय का रचना किसके समान होता है? बंद मुट्ठी।
अच्छा आगे बताइएगा। हृदय का, आपसे है, हृदय का दायां आलिंद निलय तथा बायां आलिंद निलय किस संरचना द्वारा अलग होता है? सेप्टम। बैठ जाइए, ठीक है, बैठ जाइए। मानव के रक्त दाब, आपसे, मानव के रक्त दाब को मापने हेतु कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्फेग्नोमेनोमीटर। बैठ जाइए। पेसमेकर क्या है जी? है पेसमेकर क्या है? कुछ बोलिए। चलिए आप बताइए, बैठ जाइए। चश्मा, एकात्मक सरकार किस देश में पाई जाती है? कहां? ब्रिटेन में। जोर से बोलिए ना जी। संविधान के अनुसार भारत क्या है? बैठ जाइए। हाँ, आपसे। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम का प्रावधान कौन देश से लिया गया? काहे आप लोग जवाब देते? बहुत होशियार बन गए हैं। क्वेश्चन पूछना छोड़ देंगे, होमवर्क देना बंद कर देंगे हम, ज्यादा होशियार बनिएगा तो। जब सम्मिलित रूप से पूछना होता है तो पूछते हैं ना। अभी 1 बाय 1 पूछ रहे हैं, पूछने दीजिए ना, काहे नौटंकी बतियाते हैं ज्यादा। दूसरा क्वेश्चन बताइए। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? बोलिए चश्मा वाली। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, बैठ जाइए आप। आपसे है, किसने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है? केसी वियर। बैठ जाइए पीछे। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। उधर चश्मा वाली पीछे। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर किसने कहा है? आइबर जेनिंग। बैठ जाइए चश्मा वाली इधर। फिर से अब क्या, एक बार पूछ दिया, 72 बार थोड़े पूछेंगे। हाँ, आपसे पीला ड्रेस। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहां से लिया? कनाडा से। बैठ जाइए। चलिए उधर आपसे है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किसकी प्रेरणा से लिया गया? कौन क्रांति की प्रेरणा से लिया गया? रूसी क्रांति। बैठ जाइए, बताइए आप। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित? फ्रांस से। बैठ जाइए, आ जाइए इधर। मतलब आप लोग सुधरने वाले ना, मत सुधरिए। हाँ, रेड टी शर्ट।
किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? भागिए। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता कौन देश से प्रभावित है? राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित है? आयरलैंड। भारत का संविधान परिसंघीय है, इसका क्या मतलब है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की आम जनता से। भागिए। अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान में कहां से लिया गया है? ठीक है, जाइए। भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। संसद आदत। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, जाइए। बहुत बढ़िया, ठीक है। इधर आइए जी थोड़ा सा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। एक और बताइए, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसी पर आधारित है। जाइए, भागिए। डैश लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है। भारत। भागिए महाराज, पढ़ते उड़ते हैं न, उठ के आ जाते हैं मुंह उठा करके। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन? मुंह उठा के मत आया कीजिए, पढ़ा लिखा कीजिए, तब आया कीजिए। जाइए, इधर आ जाइए आप। वहां से आप बोलिएगा, जवाब ही नहीं सुन पाएंगे। इधर जिस भी लड़की को लगता है पढ़ने में वो अच्छी है, उनसे प्रश्न पूछा जाना चाहिए। खड़ी हो जाइए। थोड़ा। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? दूसरा क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? भारत का संविधान। हाँ, ठीक है, जाइए बैठिए। देखिए कितनी कम लड़की है, मतलब अपने मन से खड़ी हो रही है, भले जवाब दे या ना दे, कॉन्फिडेंस तो है कम से कम। चलिए बताइए। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो तो आम का वैज्ञानिक है, निलंबो न्यूसीफेरा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, बैठ जाइए। भारत का भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम? प्लेनेनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है। प्रतिवर्ष कब डॉल्फिन दिवस मनाया जाता? बैठ जाइए उधर वाली।
प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973। बैठ जाइए। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मोर का वैज्ञानिक नाम बोलिए। पाबो क्रिस्टेटस। बैठ जाइए। हाँ, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन उपन्यास से लिया गया? बैठ जाइए। भारत का संविधान 26 जनवरी को ही लागू क्यों हुआ? हाँ, क्या मनाया गया था? है स्वतंत्रता दिवस। पहले काहे न खड़ा हुई, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम। आप लोग थोड़ा सामने आना जाइए, जवाब नहीं ना दे पाइए, जवाब दीजिएगा हम सुन नहीं ना पाएंगे। आना जाइए आगे, थोड़ा सा आ जाइए आगे। क्या होगा? आ जाइए एक एक करके। हे हे लड़की, हे खा के मोटा रही है, पढ़ती उड़ती ना है जी। अरे तुम्ही को बोल रहे हैं, जवाब काहे नहीं दे रही है तुम? मरोड़ देंगे मुंह, मर जाएगी समझी। पढ़ती उड़ती ना है? पहले भी तुम पढ़ी है? इससे पहले नहीं पढ़ी है? आ जाइए आगे आइए। रेगुलर क्लास आती है? जवाब काहे नहीं दे रही है? हाँ, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? शांत रहिए। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 सही आंसर बोल रहे हैं जी। दूसरा क्वेश्चन आप ही से। भारतीय संविधान का वास्तुकार किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर। जाइए, पढ़ा लिखा कीजिए। लेकिन संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष, संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। बहुत बढ़िया। संविधान निर्मात्री परिषद के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। जाइए। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य था, तीनों का नाम बोलिए तो। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताइए आप। भारतीय संविधान सभा में कितनी महिला? 15। ठीक। 5 महिला का नाम बोलिए तो। ठीक 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 है। जाइए जाइए, बहुत बढ़िया। संविधान सभा का सचिव कौन था? HBR आयंगर। दूसरा क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किस योजना के सिफारिश पर हुआ है? सही बोल रहे हैं, बोलिए ना। कैबिनेट मिशन। हाँ ठीक है। जाइए, बताइए आप। किसने संविधान सभा को लेकर यह कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा? कौन कहा है ये स्टेटमेंट? ग्रेनविल ऑस्टिन कहा है। दूसरा क्वेश्चन आप इस मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया है? बसंत कृष्ण वैद्य। बैठ जाइए, जाइए। संविधान
सभा में संविधान को लेकर कितने वाचन हुए हैं? 3 वाचन। हाँ। अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि विभाग किसके पास था? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जाइए, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए आप लोग। किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया? 1919। बहुत बढ़िया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कौन अधिनियम में किया गया? 1935। बहुत बढ़िया। ठीक है, जाइए। आज आप सुबह में आए थे क्या जी? नहीं। फी कम करवाने के लिए आप आए थे? नहीं आए थे। आप ही के जैसा था। थी। किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया? 1919। ठीक है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। जाइए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किस अधिनियम की विशेषता है? 1909। ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति कौन अधिनियम के तहत दी गई? 1813 के चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट। ठीक है, जाइए। पढ़ा लिखा कीजिए, हम और कुछ नहीं बोलेंगे। अगला होमवर्क सुनिए। अगला होमवर्क है आपका बायोलॉजी में आज जितना पढ़ाया जाएगा वो, और पॉलिटी में आज जितना क्वेश्चन करवाए हैं वो। चैप्टर नंबर 3 पूरा और प्रस्तावना लेवल 1 पूरा। कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम कुछ भी जो पढ़ा दिए हैं उसमें हम कुछ भी पूछ सकते हैं, समझे। धन्यवाद सभी लोगों का। और सेकेंड बैच 19 जुलाई से प्रारंभ हुआ है, सुबह में 10 से 1, पता है ना? हाँ, जिसका जो छूटा होगा वहां पर जाकर के आप अपना कर लीजिएगा। उस बैच में हम आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ किए हैं, और आधुनिक भारतीय इतिहास में एक चैप्टर खत्म भी हो गया है, दूसरा चैप्टर पढ़ाना शुरू भी कर दिए हैं। और उस बैच में भी बायोलॉजी शुरू हुआ है। बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, यही चारों सब्जेक्ट उस बैच में भी शुरू होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। क्या हुआ है आपको? क्या बोल रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? क्या आपको तो हम बोले थे मिलने के लिए, आप हमसे मिले कहाँ हैं? नहीं बोले थे हम तो बोले थे मिलने के लिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास। अभी बायोलॉजी का क्लास है आपका।